दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। स्टार्ट। स्टार्ट कर सकता हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स और सभी साथियों को। मैं डॉक्टर अभिनव जवर। मैं कैंसर तज्ञ हूँ और मैं अभी फ़िलहाल कमल नयन बजाज हॉस्पिटल औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का ये हमारा टॉक लंग कैंसर के बारे में है। मैं कुछ आवश्यक आपको जानकारी देना चाहता हूँ और उसके बारे में जो हमारी गैर समझ है उसके बारे में आपको एक बताना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं, लंग कैंसर क्या होता है। और ये हमारा WHO का इस बार का थीम था, क्लोज द केयर गैप, ये चॉइसेस वर्सेस चांस। मतलब कि उम्र ज़्यादा हो या कम हो, या फिर गांव में रहते या सिटी में रहते हो, या हमारे पास चॉइसेस है या चांस ले रहे हैं हम, इसके बारे में था। तो जैसा हम देख रहे हैं कि गांव में हो या सिटी में हो, हमें ट्रीटमेंट करानी चाहिए। उम्र में ज़्यादा हो या यंग हो, ट्रीटमेंट हमने बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे पास चॉइस है, हम स्मोकिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो वी हैव टू डिसाइड ऑन दैट। सो हमारे कमिंग टू द टॉपिक्स जो मैं आज आपको जिस पे मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, वो है लंग कैंसर का कितना प्रभाव है हमारे देश में और दुनिया में, और लंग कैंसर के क्या कॉजेज़ हैं, मतलब किस कारण लंग कैंसर होता है और उसके सिम्टम्स क्या है, हम उसे कैसे पहचानना है और हमें उसे कैसे मैनेज करना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मिथ्स ऑफ द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। सो अभी हम शुरुआत करते हैं। कैंसर पिछले 10-15 साल में हमने काफ़ी लोगों में कैंसर होते हुए सुना है, और जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है वो एक पैंडेमिक का रूप हो गया। जैसे हमने इस बार कोविड पैंडेमिक देखा है, वैसे कैंसर भी एक पैंडेमिक है जो पिछले पिछले एक दशक में हमें ज़्यादा स्तर पे बढ़ते हुए दिख रहा है और बढ़ने वाला है फ्यूचर में भी। तो लेकिन क्या उससे हमें डरना है? कि ये हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो वर्ल्ड में आप देख सकते हैं न्यू पेशेंट्स कितने हो रहे हैं। करीब करीब 20 मिलियन लोगों को लंग कैंसर ने अपने चपेट में लिया था। लंग कैंसर नहीं, पूरे कैंसर्स में। और उसके कारण करीब करीब 10 मिलियन लोगों का डेथ भी हुआ है। और एशिया में आप देखेंगे तो 10-20, ये जो हम 20 मिलियन देख रहे हैं, उसमें एशिया में 50% एशियन पॉपुलेशन था। और जो डेथ्स हुए उसमें 10 मिलियन लोगों, अराउंड 5 to 8 मिलियन पेशेंट्स, मतलब 60% डेथ्स एशिया में हुए थे। और अगर हम वही पेशेंट्स देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो 11.7, मतलब करीब करीब 12% ब्रेस्ट कैंसर था। वही हिसाब से 11 से 12% लंग कैंसर था। तो मुख्य रूप से ब्रेस्ट और लंग कैंसर ये सबसे ज़्यादा कारण में रहा है। 25% उन्हीं के कैंसर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जिसके कारण डेथ हुई है वो है लंग कैंसर। आप देख सकते हैं अराउंड 18%, मतलब अराउंड 18% लोगों को लंग कैंसर से डेथ हुआ है। और कमिंग टू इंडिया, हमारे यहाँ पे भी करीब करीब 7 लाख लोग हर वर्ष, 2020 का ये डेटा है, 2020 में 7 लाख लोगों को, नए मरीजों को जो डिटेक्ट हो पाता है कैंसर। और ऐसे भी कुछ गांव में रहते हैं जो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, तो वैसे अलग है। लेकिन जो डेटा है हमारे पास वो है 7 लाख पेशेंट्स का। उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में जिसका प्रभाव हुआ है वो ओरल कैंसर, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है लंग कैंसर का।
और हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कारण का जिस कारण मृत्यु हुई है वो है ओरल कैंसर, और फिर आता है लंग कैंसर। सो इसका पूरा एक समराइज करके मैं ये बताना चाहूँगा कि फीमेल्स और मेल्स में, मतलब औरतों में और इंसानों, मर्द में, मेल्स में कितना प्रतिशत कैंसर किस में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हुआ है फीमेल्स में, और इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर दोनों, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर। फिर उसके बाद में आता है इंडिया में, अगर आप मेल्स में देखेंगे तो ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर, फिर आता है लंग कैंसर, और फिर आते हैं स्टमक कैंसर। तो अब जैसे ही हम सुनते हैं लंग कैंसर तो हमें लगता है कि बस ये तो आखिरी आखिरी मतलब कि लंग कैंसर बोला तो बस अब कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, बस अब हम ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत गलत सोच है हमारी। ये बिल्कुल, हम ये सोचते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, टेरिफाइंग इलनेस है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। लंग कैंसर बेसिकली क्या होता है कि हमारे ये जो सेल्स है, नॉर्मल सेल्स, ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल सेल्स है, ये जो, और ये है तो कुछ जैसे हम देख रहे हैं इसमें 3 सेल्स जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो ये ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। इसका लंग कैंसर में यही जो एबनॉर्मल सेल्स है, ये इनमें जो क्षमता रहती है मरने की, मतलब जो सेल्स हमारे नॉर्मल सेल्स जो रहते हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कैंसर के जो सेल्स रहते हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब वो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे करके, और वो जल्दी से ख़त्म भी नहीं हो पाते। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ की तरह हमें दिखते हैं, जैसे मैं इस फोटो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स ग्रो हो गए तो ये गार्ड के जैसे हमें दिख रहा है, ये लंग कैंसर में होता है। ऐसे हर कैंसर में होता है। तो सबसे कॉमन कॉज क्या होता है लंग कैंसर का, वो होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग भी होता है, मतलब हम खुद से ले रहे हैं, और एक होता है पैसिव स्मोकिंग। फिर होता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कुछ साल पहले तक हम गैस का चूल्हा का यूज़ नहीं करते थे, हम इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे हम नॉर्मल लकड़ी, कोल से हम ये करते थे, उससे भी कैंसर हो सकता है। जो यूरेनियम माइंस में काम करते हैं, उसके रेडॉन गैस, एस्बेस्टॉस फैक्ट्री में जो काम करते हैं, इनसे भी कैंसर हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब कि पहले आपको कोई कैंसर हुआ है जिसके लिए आपने रेडिएशन की थेरेपी हुई है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको फिर से लंग कैंसर हो सकता है। और फिर कुछ प्रतिशत लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है जिसके कारण लंग कैंसर हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पहला और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, ये हमारा एक रिपोर्ट है यूएसए का, report of the Surgeon General, how tobacco smoke causes disease, the biology and the behavioral basis for smoking attributable disease. So coming to the list of additives, तो ये देख सकते हैं आपकी 599 एडिटिव्स डाले जाते हैं सिगरेट्स में, जो ये 1994 की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की थी। तो जो, और उसमें से अब इनमें उन्होंने जो ये दिखाया था, इसमें ये दिखाया था कि केमिकल्स ये जो डाल रहे हैं ये अप्रूव्ड है एडिटिव यूज़ करने के लिए, बट ये टेस्टेड नहीं है बर्निंग में। अगर इनको बर्न किया जाए तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं हम, इस पे कोई पता नहीं हमें। तो अब ये जो 7000 केमिकल्स है उसमें से हमने ये देखा गया है 250 बिल्कुल हार्मफुल है, और इसमें से 69 से कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब ये जो 69 ये है जो केमिकल्स है, वो जैसे एसिटाल्डिहाइड, नाइट्रोसोमाइंस, कैडमियम, पोलोनियम, विनाइल क्लोराइड, लेड, आइसोप्रोपेन, ये इन सब से कैंसर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये जो स्मोकिंग जो हम करते हैं या तंबाकू खाते हैं, इससे इतने सारे कैंसर्स हो सकते हैं। कौन से? ओरल कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, कोलोन का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब सारे कैंसर हो सकते हैं इनसे।
अब ये इतने सारे कैंसर से स्मोकिंग और तंबाकू से हो सकते हैं। अब अगर हमने ये सब बंद कर दिया, तो ये जो स्मोकिंग, हमने सिर्फ ये स्मोकिंग ही बंद कर दी, तो क्या क्या कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, किडनी कैंसर, पैनक्रियास, ये सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप बस ये सोचिए, बस एक सिगरेट स्मोकिंग हम बंद कर दे तो इतने कैंसर पे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब पैसिव स्मोकिंग, ये पैसिव स्मोकिंग जो, ये तो मैंने आपको एक्टिव स्मोकिंग के बारे में बताया। अब पैसिव स्मोकिंग में अगर हम देखें तो इससे पैसिव स्मोकिंग खुद के लिए, पैसिव मतलब जो, जैसे हस्बैंड पी रहा है या फादर पी रहे हैं, इससे बच्चे भी अफेक्ट होते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स वो सारे भी अफेक्ट होते हैं पैसिव स्मोकिंग से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मुझे अफेक्ट हो रहा है, किसी और को नहीं, नहीं, ये दूसरे को भी अफेक्ट करता है। इसके लिए इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ लंग। 2 महीने से कफ चल रही है, टीबी की दवाई ले रहे हैं, खांसी रुक ही नहीं रही, फिर कभी कभी कफ में ब्लड आने लग जाता है, तो वो एक सिम्टम है जो अनट्रीटेबल, मतलब जो आपने कफ सप्रेसेंट ले लिया, दवाई ले ली, लेकिन कफ रुक नहीं रहा है, उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लड के ड्रॉप्स आ रहे हैं, फिर आपको दम लग रहा है, मतलब सांस फूल रही है, चलते हैं तो आप हाफ रहे हो, छाती में कोई दर्द हो रहा है, सीने में चेस्ट पेन हो रहा है, या आवाज़ में बदल, खराश होके जैसे ट्रीट हो रहा है, लेकिन 15 दिन 1 महीना हो गया कि खराश की हम समझ रहे हैं कि वॉइस में बदल है, लेकिन फिर भी वो वॉइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। थकान हो रही है पेशेंट को, किसी को भी थकान हो, या रिपीटेडली बार बार पेशेंट हमारा बीमार हो रहा है, या फिर कोई गांठ हो, जैसे हमारे नेक में कोई गांठ हो, उसके स्वेलिंग जो कड़क हार्ड एक स्वेलिंग हो, उसे हम, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने इस फोटो के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कफ, हमारे भूख कम लगना, सांस फूलना, या फिर हमारे ब्लीडिंग होना, छाती में दर्द होना, या थकान, बस कोई रीज़न नहीं, नेक में, अपने गर्दन में कोई गांठ, हार्ड कोई गांठ हो, या वेट लॉस हो, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर ये कैंसर जब हमारे लंग्स तक सीमित हो, यही कैंसर अगर हमारे हड्डियों में चले जाए, या फिर हमारे ब्रेन में भी जा सकता है, या फिर हमारे लिवर में जाता है, तो वो बोन पेन, हेडेक, उल्टी, वीकनेस, हमें अकड़ी, सीजर्स जिसे हम बोलते हैं, या हम जिसे बोलते हैं कन्वल्शंस हो गए, एपिलेप्सी, वो हो सकता है। लिवर में, लिवर के कारण हमें जॉन्डिस की तरह प्रेजेंटेशन रह सकता है पेशेंट का। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ वही सिम्टम मिले, खांसी या पेन, ये सिम्टम्स के साथ कभी कभी प्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी फैल चुका है, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम प्रूव करेंगे। तो हमें उसका निदान, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लंग कैंसर में डायग्नोसिस, या कोई भी बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हो जाए तो हम बिल्कुल ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये ट्रीटमेंट अब संभव है। तो हमें क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है कि अगर आप बेसिक कोई रूरल प्लेस पे हो तो स्पूटम साइटोलॉजी करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, अगर आपको कफ कम नहीं हो रहा है तो बेसिक टेस्ट। अगर उसके बाद में भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, सिम्टम्स बिल्कुल परसिस्ट कर रहे हैं, तो हमें आगे के लिए टेस्ट कराना पड़ेगा, जैसे कि सीटी स्कैन, पेट स्कैन, बोन स्कैन। ये उस जगह का पूरा डिटेल में ये करते हैं, डिटेल में हमें स्कैन में पता चलता है कि कोई गांठ तो नहीं है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है बायोप्सी। अब बायोप्सी का एक बहुत बड़ा गलत समझ है लोगों में कि अगर बायोप्सी कर लिया तो बीमारी फैल गई। ऐसा नहीं होता है कि आपने बायोप्सी कर लिया तो गांठ कैंसर बढ़ जाएगा और वो 4th स्टेज पे चला जाएगा। बायोप्सी में क्या करते हैं कि हम एक नीडल से लंग के अंदर जाते हैं, या जो भी कोई, अगर हमारे नेक में कोई गांठ हो तो हम उससे भी निकाल सकते हैं बायोप्सी। जो भी इजीली एक्सेसिबल जगह है वहाँ से हमें बस सुई डाल के वो टेस्टिंग करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है डायग्नोसिस की, और क्योंकि हमारा पूरा ट्रीटमेंट उसके ऊपर संभव है। अब ये
हाँ, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेशेंट को समझाने में मैं फेस करता हूँ बायोप्सी करना, क्योंकि उनको लगता है कि बायोप्सी करते हैं तो बीमारी फैल जाएगी, फोर्थ स्टेज पे चले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। अब हम स्टेजेस ऑफ कैंसर क्या क्या होते हैं, तो स्टेजेस ऑफ कैंसर होते हैं लेस देन 3 सेंटीमीटर मतलब पहले स्टेज का, 3 से 5 सेंटीमीटर मतलब दूसरे स्टेज का, तीन मोर देन 5 से 7 सेंटीमीटर का हो तो तीसरे स्टेज का, और मोर देन 4 से 7 सेंटीमीटर हो तो वो स्टेज 4 कैंसर होता है। अब इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एक सबसे जो हम रूटीन में हमारे यहाँ हम सुनते हैं, एक तो होता है ऑपरेशन, जो अगर अर्ली स्टेज हो तो हम ऑपरेशन के लिए सोच सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्जरी। फिर एक होता है कीमोथेरेपी, जो आप में हर कोई सुनता है कीमोथेरेपी, जिसमें हम सलाइन, कीमोथेरेपी मतलब ये एक दवाई रहती है जो हम जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं आज तक हमने लेते हैं, सलाइन के माध्यम से दी जाती है। ऐसे इसमें कोई विशेषता कुछ नया कुछ करते हैं या कोई हम शॉक थेरेपी जो मैं सुनता हूँ हर किसी से, वैसा कुछ नहीं होता। ये एक बेसिक दवाई होती है जो हमारे कैंसर सेल्स को जाके अटैक करता है और उन्हें जो ग्रोथ है उनका रोकता है। तो ये होती है कीमोथेरेपी। और एक होती है रेडिएशन। ये रेडिएशन कोई बहुत ही सिंपल होता है, इसमें हाई डोज एनर्जी रेज रहती है जो कि वो जगह पे एकदम पर्टिकुलर जगह पे जाके जहाँ पे कैंसर की ग्रोथ है जो हमने सीटी स्कैन में या पेट स्कैन में आइडेंटिफाई किया है उसको जाके किल करता है। अब आता है जो अब नया रिसर्च होके साइंस का एडवांसमेंट के बाद में जो हमारे पास मिला है वो उसमें आता है प्रिसीजन मेडिसिन में। प्रिसीजन मेडिसिन में अब आते हैं टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपी। ये एक नए फॉर्म ऑफ थेरेपीज है जिसके टारगेटेड थेरेपी एक प्रकार का थेरेपी रहता है जिसमें हम ओरल टैबलेट्स देते हैं। हम जेनेटिक लेवल पे जो कैंसर हमने बायोप्सी किया है उसके सेल साइड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मतलब कि उसमें कोई म्यूटेशन मिलता है क्या, अगर कोई म्यूटेशन मिलता है, जैसे एग्जांपल जो 30 to 40% नॉन स्मोकर पेशेंट्स में हमें मिलता है वो है EGFR म्यूटेशन। अगर ये EGFR म्यूटेशन हो तो हम इसको टारगेटेड थेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बिना कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए, बिना कीमोथेरेपी के इंजेक्शन के। और ये टारगेटेड थेरेपी, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बहुत महंगी दवाई होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। टारगेटेड थेरेपी काफ़ी सस्ते में मिलती है। कुछ मेडिसिन है महंगी लेकिन काफ़ी हद तक को बहुत सारी गोलियां हैं जो बहुत ही चीप रहती है, जो हार्डली हमें 3000-4000 रुपीज़ में मिलती है, वो हम दे सकते हैं। और हम कीमोथेरेपी, जो हमारा एक डर रहता है कि कीमोथेरेपी ली तो हमें हेयर लॉस होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, वो सब अवॉइड हो सकता है। सिर्फ हमें गोली लेनी रहेगी जिससे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात की जाए तो ये एक तरह के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। इसमें जो दवाई है वो हमारे नेचुरल इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है जो कि हमारे कैंसर के सेल को आइडेंटिफाई करता है और उनको किल करता है। इम्यूनोथेरेपी के एडवांटेजेस ये हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और कीमोथेरेपी के जैसे नहीं, इसके अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अलग मतलब ऑटो इम्यून साइड इफ़ेक्ट्स, डायबिटीज़, थायराइड, कोलाइटिस, ऐसे सब साइड इफ़ेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी के होते हैं। तो ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है हमारे साइंस में, जो है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अब ये हो गया है थेरेपीज के बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी, एक डॉक्टर ने ये बताना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्टेप्स वी कैन टेक। वन इज स्मोकिंग, बिल्कुल हमें बंद करना है। वी शुड अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, वी शुड हैव अ लाइफस्टाइल, वी शुड डू अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एज इन हमें स्लीप साइकिल हमारा मेंटेन रखना है, स्ट्रेस लेवल कम रखना है और एक्सरसाइज करना है डेली। हेल्दी फ्रूट्स लेने हैं, कलरफुल फ्रूट्स लेने हैं, डेली फ्रूट्स शुड बी कंज्यूम्ड। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड रिकमेंड इन लंग कैंसर इज क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इतना हार्मफुल होता है कि अगर आप जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनका अगर चांस ऑफ कैंसर लेस देन 1% है लंग कैंसर, तो स्मोकर्स में इट इज़ 30 टाइम्स हाई पॉसिबिलिटी।
और जो स्मोकर्स है, अब तो मैंने स्मोक कर लिया, अब तो हो ही होने वाला, ऐसा नहीं। अगर आप स्मोकिंग क्विट भी करते हो, स्टिल यू आर डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कैंसर बाय अप टू 15 to 20%। और फिर जितना जल्दी हम स्मोकिंग बंद करते हैं, उतना रिस्क ऑफ कैंसर हम कम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लेट हो गए, हमने तो 20 साल से स्मोकिंग की, अब तो क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं, आप कभी भी बंद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उतना रिस्क कम करोगे। तो डेफिनेटली दैट इज़ द मोस्ट की मैसेज आई वुड recommend, that is the take home message I would be giving emphasis is stop smoking now। कुछ मैंने सोचा ये एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपको मिथ्स, जो मुझे लगता है कि ये मिथ्स है हमारे कैंसर के बारे में, ये बताना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये हमारा एक है कि ऑल कैंसर्स आर इनक्यूरेबल। ऐसा नहीं, कैंसर्स इनक्यूरेबल नहीं रहते हैं, मतलब कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ इट इज़ डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस, एंड they can give, even if it is not detected at later stages, you can give a good palliative care। palliative care मतलब उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, भले वो जितना भी समय हमारे साथ रहे वो अच्छे से रह पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट नेसेसरली कि हम उन्हें इतना पेन दे, मतलब जो कैंसर रिलेटेड पेन या उनको जो भी तकलीफ है, हम उसको भी अच्छे खासा ट्रीटमेंट दे के अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। So all cancers are incurable. This is a wrong message which we think of, and कोई भी गांठ हो तो हम उसे कैंसर सोचते हैं, ऐसा नहीं। हर गांठ कैंसर की नहीं होती है, कुछ गांठ बेनाइन होती है जो हमें बस एक्सरसाइज कर दे तो हम वो ठीक हो जाते हैं। तो ये भी एक गलत हमारे बीच में सेंस है कि भाई ये कोई भी गांठ हो तो लंग कैंसर। फिर तीसरा मैं बोलूँगा कि कैंसर हो गया तो अब ज़िंदगी भर हमें ट्रीटमेंट लेना और हम हार नहीं वाले, ये भी बिल्कुल गलत बात है। कैंसर्स के साथ भी पेशेंट बहुत समय तक रह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनको ज़िंदगी भर थेरेपी लेके ही ये रहना है। कभी कभी 3-4 महीने की, 6 महीने की थेरेपी होती है, उसके बाद में ख़त्म, फिर उसके बाद में हम फॉलोअप पे रहते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हर बीमारी ही लाइफ लॉन्ग बैटल होती है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया, ऐसा तो नहीं है कि हम उसे क्योर कर देते हैं। वी नीड टू बी अंडर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। द मेडिसिन लेना है, कंट्रोल करना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील कि कैंसर इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग बैटल। इट कैन बी वन इफ, एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, कैंसर्स में कि कैंसर, यू कैन हैव पेनलेस लम्स, कभी कभी नॉन हीलिंग आंसर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे, इस पे आपको ध्यान देना है। कभी कभी हम बस निगलेक्ट करते हैं, नहीं पीठ दर्द, अरे मैं बहुत देर काम कर रहा था इसके कारण हो गया था, ऐसा नहीं। कभी कभी हमने वो सिम्टम्स को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। और फिर उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन या हमारी लाइफस्टाइल जेनेटिक म्यूटेशन उसी से होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 10% जो कैंसर्स रहते हैं वो जेनेटिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे कारण भी हुए रहते हैं। जैसे हमने स्मोकिंग की, टोबैको कंजम्पशन किया, अल्कोहल का कंजम्पशन लिया, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट सही नहीं है, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है। हम हाई फैट जंक फूड ले रहे हैं, लेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। सो नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ये मैंने पहले ही आपको बहुत डिटेल में बताया कि स्मोकिंग कॉजेज ओनली कैंसर इन स्मोकर्स, नॉट इन नॉन स्मोकर। नहीं, पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो नीड्स टू बी अवॉइडेड सो दैट द फैमिली मेम्बर्स डोंट गेट अफेक्टेड। स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल तो चलता है क्या, ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। नाउ कमिंग टू ओनली फैट, जो है भाई मैं मेरा वजन कम है, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं ओबीस नहीं हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। एवरीवन नीड्स टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, सो दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट दैट ओनली फैट पीपल need to do physical exercise to prevent cancer. Exercise should be done by everyone. Fruit consumption, healthy green leafy vegetables should be consumed by everyone. Yes, we should avoid particular types of food like which are red meat, beef, processed meat, प्रोसेस्ड मीट, जहाँ पे डीप फ्राइड हो, चार्ड हो, या हमारा इंटेक ऑफ
वेजिटेबल्स बहुत कम है, दे कैन इंक्रीज द रिस्क. Now coming to the 10th important myth about cancer is cancers cannot be detected in early stages. नहीं, ऐसा नहीं. If we have some symptoms, if we detect it early, we can detect it by definitely. And there are few, like हम pap smear करा सकते हैं, कभी कभी stool for occult blood करा सकते हैं. अगर बहुत मैमोग्राफी, अगर हमारे फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो वी कैन कंसिडर फॉर मैमोग्राफी. So it can be detected in early stages. And biopsy is, और बायोप्सी के जैसे मैंने बताया, बायोप्सी इज़ लाइक सर्जरी और बहुत पेनफुल है, और ये बायोप्सी करते हैं तो बीमारी फैल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है. बायोप्सी बहुत ही छोटी सी प्रोसीजर है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बायोप्सी एंड इमेजिंग, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू एक तो डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो these are the points which I wanted to convey to you, so that we can take a step together and defeat cancer. Thank you. और किसी को कोई questions हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ. तो सबसे पहले मैंने मिस्टर उमेश सिंह इनका क्वेश्चन है कि आर पीपल हु हैड क्विट स्मोकिंग स्टिल एट रिस्क फॉर लंग कैंसर. सर यस, डेफिनेटली. मैंने ये पॉइंट पहले भी बताया था कि यस, स्मोकिंग जिन्होंने क्विट कर दी है वो रिस्क, जो जैसे अगर आप और मैं स्मोक नहीं करते तो हमें भी थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें भी है, लेस देन 1%. मतलब रिस्क तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्मोकर्स में ज़्यादा रिस्क है, 30 टाइम्स मोर रिस्क ऑफ गेटिंग अ लंग कैंसर. बट जिन्होंने क्विट कर दिया उनका रिस्क डेफिनेटली कम हो जाता है. बट yes, definitely compared to a non smoker उनका रिस्क कम रहेगा. एंड दैट इज़ वाई आई रियली डू गिव यू अ एम्फेसिस कि हमें बिल्कुल स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप स्मोकिंग जल्दी बंद कर दोगे उतना अपना रिस्क कम होता जाएगा. अगर वही आपने 10 साल पहले स्मोकिंग किया तो वो रिस्क ऑलमोस्ट नॉर्मल नॉन स्मोकर की तरफ आना चालू हो जाएगा. ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपका और नॉन स्मोकर में कोई भी रिस्क नहीं रहेगा. सो यस, आपका क्वेश्चन का जवाब ये रहेगा कि यस, स्मोकिंग क्विट करने से हम रिस्क को डेफिनेटली कम कर सकते हैं. मे बी नॉन स्मोकर से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा, बट देन डेफिनेटली स्मोकिंग जो कर रहा है उससे तो हमारा रिस्क कम होगा. इनफैक्ट स्टडीज़ में ये भी देखा है, जो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लोग उसमें स्मोकिंग करते हैं उनका ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स देने का भी कम रेट रहता है कंपेयर टू जो जिन्होंने स्मोकिंग बंद कर दी हो. तो डेफिनेटली नाउ इज द टाइम वी हैव टू क्विट स्मोकिंग. देयर इज नथिंग लेट कि हम कर रहे हैं अब तो क्या फ़ायदा है. वी हैव टू क्विट स्मोकिंग. सो मिस कोमल ने ये पूछा है कि व्हाट इज़ अ लो डोज सीटी स्कैन टेस्ट मीन्स. सो बेसिकली लो डोज सीटी स्कैन इज़ अ स्क्रीनिंग टेक्निक, ऑल्दो इट इज़ आइडियली लो डोज सीटी स्कैन में ये एक स्क्रीनिंग मेथड है. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पैप स्मीयर करवा सकते हैं, मैमोग्राफी करवा सकते हैं, वैसे ही लो डोज सीटी स्कैन है जो लंग कैंसर में अभी इस पर स्टडीज़ हुई है. वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैन इट, लेकिन अब ये लो डोज सीटी स्कैन हर पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं है. तो ये बेसिकली स्क्रीनिंग टेक्निक है. सो हुम डू वी रियली सजेस्ट अ लो डोज सीटी स्कैन. सो लो डोज सीटी स्कैन मतलब कि इसमें रेडिएशन जो नॉर्मल हमारा HRCT चेस्ट होता है उससे कम डोज में, मतलब उसके कम रेडिएशन डोज में एक सिंपल सीटी स्कैन कराना है. तो लेकिन ये जनरली हम मोर देन 55 ईयर्स, मोर देन काफ़ी मतलब 15-20 ईयर्स से स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें हम रिकमेंड कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि कल चल के आप बोलोगे या मैं बोलता हूँ कि हमें सबका सीटी स्कैन कराना. इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग अ लो डोज सीटी स्कैन फॉर एवरी पेशेंट. इट इज़ टू बी
स्क्रूटिनी करनी है हमें कि किस पेशेंट को रियली ये बेनिफिट होगा। तो जनरली जो क्रॉनिक स्मोकर्स है, मोर देन 55 ईयर्स, मोर देन 30 पैक ईयर्स स्मोक कर रहे हैं, उनमें हमें डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में। सो मिस्टर अमित का है, हाउ लॉन्ग कैन अ लंग कैंसर स्टेज 4 पेशेंट सर्वाइव। सो सर ऐसा है कि लंग कैंसर स्टेज 4 पेशेंट कितना समय सर्वाइव कर सकता है, इसका बहुत टफ आंसर है, क्योंकि अब विद द एडवेंट ऑफ, मैंने जैसे आपको बताया था, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, वी कैन डेफिनेटली, जो आज से 5-6 साल 10 साल पहले था लंग कैंसर चौथे स्टेज का मतलब 1-2 साल बस, उसके ऊपर नहीं, वैसा नहीं रहा है। अगर हमारा कोई म्यूटेशन जैसे एल्क पॉजिटिव हो, EGFR पॉजिटिव हो, तो ये पेशेंट एक, अगर आप 5 ईयर सर्वाइवल देखोगे तो ये 65% लोग 5 साल तक रह पाते हैं अगर ये कोई म्यूटेशन पॉजिटिव होता है तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कौन से टाइप का कैंसर है। अगर कोई म्यूटेशन पॉजिटिव हो, EGFR, एल्क या रॉस, ये कोई म्यूटेशन, या PDL1 पॉजिटिव हो, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे समय तक हम अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे मेडिसिन हर 1-2 महीने में नई मेडिसिन आ जाती है, विच भले ही पुरानी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर अगर बीमारी बढ़ रही तो हम वी कैन गो फॉर अ सब्स्टिट्यूट, सेकेंड जनरेशन मेडिसिन, थर्ड जनरेशन मेडिसिन। सो डेफिनेटली लंग कैंसर सर्वाइवल स्टेज 4 का जो पहले 1 साल 2 साल का था, वो अब आई वुड डेफिनेटली 3 years 4 years 5 years डिपेंडिंग ऑन द what type of mutation you have, what type of cancer you have. ये स्मॉल सेल लंग कैंसर थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो वो those are really bad cancers to handle with. But definitely adenocarcinoma, molecular mutation positive, we can defeat it. We at least improve the quality of life. मिस रिद्धिका ये है, इज लंग कैंसर कॉमन टू फाइंड आउट। यस, आप लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन है। एंड इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली, बट इट गोज अनडिटेक्टेड। तो जैसे मैंने बोला है कि वी नीड टू वॉच फॉर द सिम्टम्स। व्हाट आर द सिम्टम्स? कफ, ब्रेथलेसनेस, कफ में ब्लड आ रहा है, बहुत बार हम टीबी की ट्रीटमेंट चालू रहती है फिर भी कफ कम नहीं होता है, वी नीड टू गेट इट इवेल्युएटेड कि आर वी मिसिंग समथिंग। ये एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन कैंसर, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। एंड वी मोस्ट ऑफ इंडियन पे हम काफ़ी लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको कंजम्पशन करते हैं, तो डेफिनेटली लंग कैंसर इज़ क्वाइट कॉमन। आई थिंक क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आई थिंक आई कैन एंड द सेशन विद दिस, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू एवरीवन।